हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये सेशन क्लास 12th ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए है। आज के क्लास में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर का वन शॉट है, मतलब इस एक ही लेक्चर में हमें पूरे चैप्टर को फिनिश करना है। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये सेशन। एनसीईआरटी ओपन कर लो और एकदम मन लगाकर ध्यान से सुनना। डन? चलो, तो क्या कह रहे हैं हमसे चैप्टर की शुरुआत में? चैप्टर के स्टार्टिंग में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? जब वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एनवायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो हम उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग अलग टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि पोल्यूशन किस टाइप का है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या फिर नॉइज पोल्यूशन। इन सारे पोल्यूशन के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे वाटर पोल्यूशन से। तो जब हम लोग बिना सोचे समझे पानी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और पानी के क्वालिटी को बिगाड़ते हैं, तो उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। वैसे भी पानी ना आपको 100% प्योर फॉर्म में कभी मिलेगा नहीं, है ना। रिवर, कैनाल, लेक्स, हर जगह कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो होती है पानी में। पर जब इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी हो कि वो पानी आप यूज ही ना कर पाओ, या अगर उस पानी को यूज करने से तुम बीमार पड़ जाओगे, तो वो वाटर पोल्यूशन के कैटेगरी में आ जाता है ना। तो जब इम्प्योरिटी पानी में बढ़ती जाती है, हम कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है और ये पानी अब यूज के लिए फिट नहीं है, अनफिट फॉर यूज। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर नेचुरल रीजंस के वजह से पानी में पोल्यूशन आ रहा है तो पानी खुद अपने आप को प्योरीफाई भी करता रहता है। पर जब हम कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन कर देते हैं, पानी की सेल्फ प्योरीफाइंग एबिलिटी या कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल कारण के वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे मान लो आसपास लैंडस्लाइड आ गया, या आसपास अगर कोई एनिमल मान लो मर गया, या ऐसी सारी चीजों की वजह से नेचुरल वाटर पोल्यूशन भी होता है। पर आज के टाइम पे हमारे लिए रियल कंसर्न ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से कितना भयंकर वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना। तो ह्यूमंस कैसे पोल्यूट करते हैं पानी को? जब हम रिलीजियस एक्टिविटीज या कोई कल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चर के वजह से या इंडस्ट्री के थ्रू जब हम पानी को खराब करते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। अब ये सब तो एग्रीकल्चरल, कल्चरल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, ये तो फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इंडस्ट्री के वजह से पानी में जो पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री का, पॉइजनस गैसेस, केमिकल, हैवी मेटल, डस्ट, स्मोक, ये सब पानी में रिलीज कर दिया जाता है ना। ज्यादातर इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट लेक्स या रनिंग वाटर में जाकर डाल देती हैं, जिसके वजह से आसपास जो भी ग्राउंड वाटर है, जो भी नदियां हैं, वो सब पोल्यूट हो जाती हैं। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर, वैसे तो सारी इंडस्ट्रीज से कुछ कुछ दिक्कत है, पर ऐसी इंडस्ट्रीज जिनसे बहुत ही ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो क्या है? लेदर इंडस्ट्री, पल्प पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खेती में भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सब से पोल्यूशन होता है। और यही सारे केमिकल्स हम तो प्लांट्स में छिड़कते हैं, पर ये रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। तो एग्रीकल्चर से भी पोल्यूशन होता है। यही केमिकल्स मिट्टी में जाते हैं और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, तो फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, जो सरफेस वाटर है, मतलब नदियों में, लेक्स में, नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, टूरिज्म, रिलीजियस एक्टिविटीज, इससे भी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है।
नेक्स्ट, इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर जो नदियां हैं उनमें पोल्यूशन हो रखा है, वो फिट नहीं है ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। और जब वाटर पोल्यूशन बढ़ता है तो वाटर की वजह से ना, खराब पानी की वजह से डिजीजेस भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, डायरिया, इंटेस्टिनल वर्म्स, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो खराब पानी को यूज करने से होती हैं, तो ये बीमारियां भी बढ़ने लग जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि इंडिया में जो 1/4 कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो खराब पानी के वजह से हो रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो फैल सकते हैं, इस टाइप के डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि वैसे तो रिवर पोल्यूशन आपको ज्यादातर रिवर्स में देखने को मिल जाएगा इंडिया में, पर सबसे ज्यादा गंगा के बारे में डिस्कशन होता है। गंगा नदी वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे गंगा नदी एक ऐसे रीजन में है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस रीजन की वजह से भी वहां पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, गंगा नदी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आई है, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या फिर नमामि गंगे प्रोग्राम, ये सब लॉन्च किए गए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम लोग रिवर गंगा को साफ कर पाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फिलहाल अनअकैडमी के सारे बैचेस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स चल रहा है, ये बेस्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए विजेता बोर्ड बूस्टर रिवीजन बैच चल रहा है, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम लोग फिर से चैप्टर 1 से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, हम आपको नोट्स देंगे और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि अब तो शायद लेट हो गया है बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। वाटर पोल्यूशन टॉपिक हो गया, अब एयर पोल्यूशन पर आ जाते हैं। तो जब हवा में डस्ट, गैस, ऑडर मतलब बेकार स्मेल, स्मोक, ये सब बढ़ने लगता है, ठीक है, और या इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हवा हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी वो हवा बिगड़ जाती है, तो हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। आजकल के टाइम पे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और भी ज्यादा होता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स यूज करना, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब मेन कारण है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह से क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हवा में रिलीज होते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हवा में रिलीज हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन के वजह से बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इश्यूज आते हैं अगर आसपास हवा साफ नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शहरों में आपको अर्बन स्मॉग देखने को मिलेगा। अर्बन स्मॉग का क्या मतलब है, एक स्मोकी सा फॉग देखने को मिलेगा आपको शहरों में, जो कि इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है। ये अर्बन स्मॉग ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होता है। आप हवा में पोल्यूशन करोगे, यही हवा ऊपर जाएगी, है ना, यही हवा हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आएगी, तो एसिड रेन भी होता है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पीएच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ सब्सिक्वेंट रेन्स। जो पहली बरसात होती है समर के बाद, उस बरसात का पीएच वैल्यू हमेशा काफी कम होता है कंपेयर टू आगे आने वाले जो भी रेन्स होते हैं। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नॉइज का क्या मतलब होता है, कोई एक ऐसी आवाज जो तुम सह ना सको, जिससे तुम अनॉय हो जाओ, जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ, उसे हम नॉइज कहते हैं। ये सीरियस कंसर्न है आज के टाइम पर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीन का यूज बढ़ रहा है, नॉइज भी एनवायरमेंट में बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन का काम, या अगर एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास आपका घर है, तो इन सब से भी बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है।
ठीक है। सायरन, लाउड स्पीकर, फेस्टिवल की आवाज, प्रोग्राम्स, इन सारे कम्युनिटी एक्टिविटीज से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। कह रहे हैं कि हम लोग नॉइस को मेजर कैसे करते हैं, डेसिबल्स में मेजर करते हैं। साउंड लेवल को नापा कैसे जाता है, यूनिट होता है साउंड को मेजर करने का, उसे हम कहते हैं डेसिबल्स। नेक्स्ट, आजकल के टाइम पे ट्रैफिक बहुत बड़ा इशू है, जिसके वजह से पोल्यूशन बहुत, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रेन, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में भी बहुत आवाज आता है। अगर आपका घर हार्बर वगैरह के पास है जहां पर सामान लोड हो रहा, अनलोड हो रहा है, तो वहां पर भी नॉइस पोल्यूशन आपको काफी सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की इंडस्ट्री है, नॉइस पोल्यूशन हर जगह अलग होता है। नॉइस पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, मतलब एक जगह पर नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होगा, और अगर वहां नॉइस पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे जैसे तुम उस इलाके से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि नॉइस कम होता जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, इस टॉपिक पर आ जाओ। जो शहर वाले इलाके होते हैं, जनरली वहां पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, सैनिटरी कंडीशंस और एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर लोग वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाता है अर्बन शहरों में, मेटल, टूटा हुआ ग्लास का कुछ सामान, प्लास्टिक, पॉलिथीन, सीडी, ये सब शहरों में अलग अलग इलाकों में लोग आकर डंप कर देते हैं। इसी को ही हम गार्बेज कहते हैं, रबिश कहते हैं या रिफ्यूज कहते हैं। तो जो भी गार्बेज है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वेस्ट होगा जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, या फिर कोई एक ऐसा वेस्ट होगा जो इंडस्ट्री जनरेट कर रही है। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट की अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, कई बार म्युनिसिपल फैसिलिटी होती है ना, घरों से आकर वेस्ट को कलेक्ट करा जाता है, एंड उसके बाद क्या किया जाता है, उस वेस्ट को लैंडफिल में जाकर भर दिया जाता है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडस्ट्रीज से तो बहुत ज्यादा एशेस, बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। थर्मल पावर, हाउस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन हैव पोज्ड प्रॉब्लम ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उसमें तो और भी बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट से हमें हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। आसपास अगर किसी ने कूड़ा ऐसी फेंक रखा है, उससे बेकार स्मेल आ रही है, उसके आसपास हाउस फ्लाइज हैं, चूहे हैं, तो इन सब से डिजीजेस फैलते हैं, मलेरिया, कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड, ये सब अगर हम वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, these waste cause frequent nuisance as and when these are carelessly handled। अगर हम वेस्ट को ऐसे ही केयरलेसली हैंडल करते रहेंगे तो ये वेस्ट हवा से, पानी से इधर उधर फैलता रहेगा और इसी के साथ साथ डिजीजेस भी फैलती रहेंगी। ओके, तो concentration of industrial unit in and around urban center gives rise to disposal of industrial waste। शहरों में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी होते हैं, तो इन इंडस्ट्री के वेस्ट को भी सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज अपना कूड़ा नदियों में फेंक देती हैं, जिससे अगेन वाटर पोल्यूशन होता है। इसीलिए शहरों के आसपास ज्यादातर नदियां पोल्यूटेड होती हैं। यहाँ पर सीवेज वाटर को भी कई बार सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता, ऐसे ही नदियों में डंप कर दिया जाता है। इससे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इंडिया के शहरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, but in most other cities and towns in the country about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected। बड़े बड़े शहरों में फिर भी काम किया जा रहा है, जिसके वजह से 90% सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके डिस्पोज कर दिया जाता है। बाकी का 10% अभी भी अच्छे से कलेक्ट नहीं हो रहा है। कंसिडरिंग कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, ये 10% भी बहुत सीरियस दिक्कतें दे सकता है।
बाकी के जो शहर हैं, बड़े बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, फिर भी अब 90% वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है। बाकी शहरों में तो सिर्फ 30 to 50% वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। कई बार ऐसे खुले में ही वेस्ट को छोड़ दिया जाता है, ये भी हेल्थ हैजार्ड होता है। These waste should be treated as resource and utilized for generating energy. Untreated waste ferment slowly and release toxic biogas. कह रहे हैं इसी वेस्ट को अगर हम ठीक तरीके से यूज करेंगे तो हम इसका कंपोस्ट बनाकर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इससे। पर अगर आप बिना ट्रीट करे वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे कहीं पर, तो क्या होगा, उससे टॉक्सिक बायोगैस रिलीज होगा, मीथेन उससे रिलीज होगा, जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। अन अकेडमी लेकर आया है इस क्रिसमस पर परफेक्ट गिफ्ट। तो अगर आपको चाहिए 3 मंथ्स तक का फ्री सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेने पर, तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 26 तक है। तो दिसंबर 26 रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ताकि आपको ये ऑफर मिले, कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA। बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब जब लोग गांव से शहरों तक माइग्रेट करते हैं तो उसे रूरल अर्बन माइग्रेशन कहा जाता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन अलग अलग रीजंस के वजह से होते हैं। शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा होता है तो वहां पर लेबर्स की डिमांड ज्यादा होती है। कई बार लोगों को लगता है कि गांव में ज्यादा काम नहीं मिल रहा, ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही। अलग अलग रीजंस के वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। इंडिया में शहरों में पॉपुलेशन आज के टाइम पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि स्मॉलर शहरों में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जो पुअर पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे शहरों में भी नहीं जाते, वो डायरेक्टली किसी बड़े शहर में, मेगा सिटी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान की केस स्टडी आपको दे रखी है। रमेश कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में ओडिशा में। पिछले 2 साल से वो वहां पर काम कर रहे हैं। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी जामनगर, कभी गांधीनगर, ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये सब काम करके उन्हें ₹20,000 पर ईयर मिल जाता है। ठीक है, ही रिमिट्स ₹20,000। पूरा सैलरी आगे जाकर बता रखा है, पहले खर्चा बता रखा है तुम्हें। तो ये सब काम जो वो करते हैं उसमें से ₹20,000 पर ईयर उन्हें अपने पापा को भेजना होता है। उनके पापा गांव में रहते हैं तो उन्हें अपने पापा को ये इतने पैसे भेजने होते हैं। ठीक है, इस पैसों से उनके पापा क्या करते हैं, घर चलाने में पैसा यूज करते हैं, हेल्थ केयर में पैसा यूज करते हैं। रमेश के बच्चे हैं गांव में तो उनके पढ़ाई में भी खर्चा जाता है। थोड़ा सा पैसा खेती में भी लगाया जाता है, जमीन खरीदना, घर बनाना, इन सब में भी पैसा लग जाता है। अब क्योंकि रमेश ये काम करने लगे हैं तो रमेश के फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। 15 years ago the situation was not the same। 15 साल पहले जब रमेश के पास ये काम नहीं था तो फैमिली की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। 3 of his brother and their families had to survive on 3 acres of land। ठीक है, रमेश के 3 भाई भी थे और उनकी फैमिली को 3 acres of land पूरा मिल रखा था। एंड इनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, तो लोन के चक्कर में भी बहुत ज्यादा ये फंसे हुए थे। इस वजह से क्योंकि पैसों की जरूरत थी तो रमेश को स्कूल जाना छोड़ना पड़ा और बहुत ही जल्दी नौकरी करने जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी शादी भी करा दी जाती है रमेश की। ठीक है, तो रमेश को ऐसा लगता है कि अब हमें ज्यादा कमाना ही पड़ेगा। ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय सम सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट्स ऑफ हिज विलेज। काफी सारे लोग थे रमेश के गांव में जो कि गांव छोड़कर लुधियाना या कहीं और जाकर बहुत अच्छा कमा रहे थे। तो रमेश को लगा कि अगर बाकी लोग गांव के बाहर जाके अच्छे से कमा रहे हैं तो हम भी शायद ऐसा कर सकते हैं। He worked in a woolen factory for 6 months at the rate of only ₹20 per day in 1988। बीच में रमेश भी जाते हैं गांव छोड़ के बाहर काम करने के लिए। एक वुलन फैक्ट्री में वो काम करते हैं 6 महीने के लिए एंड उनकी सैलरी तब क्या रहा करती थी
एक दिन काम करने पे उन्हें ₹20 मिला करते थे। ये बात हो रही है 1988 की। ठीक है। He was also facing difficulty in assimilation of new culture and environment। कह रहे हैं सैलरी तो कम थी ही, जो भी पैसा मिल रहा था वो घर भी भेजना पड़ रहा था। इसके अलावा रमेश खुद भी तो एक नए शहर में जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें नया कल्चर, नया एनवायरमेंट, इन सब में सेटल होने में भी टाइम लगता था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लुधियाना छोड़ के सूरत जाएंगे, तो वो अपने दोस्त से कुछ गाइडेंस लेते हैं, फिर वो सूरत चले जाते हैं। वहां जाकर वो वेल्डिंग का काम सीखते हैं। उसके बाद से सूरत में काम करने के बाद से रमेश अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं और इधर उधर जाकर पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब काम करने की वजह से रमेश के फैमिली के हालात इंप्रूव हुए हैं, पर फिर भी रमेश को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे कि रमेश काम तो कर रहे हैं, पर वो अपने फैमिली से अलग रहते हैं, वो अपने वाइफ से, पापा से, बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। He cannot shift them with him। वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि सबको अपने साथ सूरत ले आए या कहीं और ले आए, क्योंकि रमेश की जॉब टेम्पररी होती है और ट्रांसफरेबल होती है। नेक्स्ट, इन डेवलपिंग कंट्रीज पुअर, सेमी इलिटरेट एंड अनस्किल्ड like Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs। कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा होता है कि गांव से पुअर और थोड़े बहुत सेमी इलिटरेट या अनस्किल्ड लोग जो हैं रमेश की तरह, वो माइग्रेट करके शहरों में आते हैं और फिर कोई छोटा मोटा काम वो लोग करने लग जाते हैं। अक्सर इनको सैलरी कम मिलती है, जो भी पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उन्हें अपने गांव में भी भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि इंडिया में भी काफी इलाकों में हो रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन मेल्स ज्यादा करते हैं। गांव से शहरों तक आना, माइग्रेट करना लड़के ज्यादा करते हैं, जॉब की तलाश में वो ज्यादा माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम। स्लम इलाकों में क्या क्या दिक्कत है ये हम समझते हैं। देखो, अब तक तो तुमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी के कि अब तुम्हें अच्छा आइडिया है कि शहर और गांव बहुत ज्यादा अलग होता है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी तुमने थोड़ा बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। तो क्या कह रहे हैं कि गांव का और शहर का फंक्शन अलग होता है, पर कई बार गांव और शहर आसपास होते हैं तो दोनों को एक दूसरे से मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा शहरों में और गांव में कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात, टेक्नोलॉजी, ये सब बिल्कुल अलग होते हैं। इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। इसी वजह से गांधी जी ने एक बार कहा भी था कि गांव के ऊपर फोकस करो, वहां पर डेवलपमेंट लाओ, वो ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द विलेज एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू द कोर अर्बन सेंटर फॉर्मिंग इट्स हिंटरलैंड। कह रहे हैं कि ज्यादातर जो गांव है वो किसी ना किसी शहर के आसपास ही बने हुए हैं, है ना। अर्बन सेंटर एग्जिस्ट एज अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस एंटिटीज। On the contrary, urban centers in India are more differentiated in terms of socio-economic, politico-culture and other indicators of development than any other area। कह रहे हैं कि शहरों में और गांव में आपको कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल या कल्चरल हालात बहुत ज्यादा अलग देखने को मिलेंगे। There are farmhouses and high-income group localities characterized by well-developed urban infrastructures like wide roads, street lights, lawn। At the other extreme of it are slums। कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी क्या होता है, एक तरफ तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पानी, लॉन्स, पार्क, ये सब देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा स्लम। बहुत गरीब लोग शहर के किसी कोने में छोटे छोटे घरों में बिना पानी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के सर्वाइव कर रहे होते हैं। These are inhabited by those people who were forced to migrate। अब इतने बड़े शहर में स्लम कैसे आ जाता है? कई बार लोग गांव छोड़कर शहर में आते हैं काम करने के लिए, पर फिर उन्हें काम नहीं मिल पाता, वो गरीबी में फंस जाते हैं, तो उन्हें उसी शहर में स्लम में जाकर रहना पड़ता है। यहाँ पर एनवायरमेंट एकदम बिल्कुल साफ नहीं होता, यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं होती, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, कोई भी फैसिलिटी नहीं होता, वेंटिलेशन भी नहीं होता, सनलाइट भी यहाँ तक अच्छे से नहीं आ पाता है।
यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता, ओवर क्राउडेड स्ट्रीट्स होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल और हेल्थ दिक्कतें आपको स्लम एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन में भी ये बात की गई कि हमें शहरों के जो स्लम्स हैं वहां पर लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना है। और हाँ, ये याद रखना बच्चों, धारावी जो है वो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है। इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर लोग जो स्लम में रहते हैं वो लो सैलरी में काम करते हैं और हाई रिस्क वाला काम करते हैं ये लोग, जैसे मान लो माइनिंग कर रहे हैं या सीवेज ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। हाई रिस्क वाला काम, बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, इन्हें खाना नहीं मिलता तो इनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, इन्हें अक्सर डिजीजेस जल्दी हो जाते हैं, इन्हें एजुकेशन भी नहीं मिल पाता। गरीबी के वजह से ये क्राइम, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म जैसी चीजों में भी फंस जाते हैं। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन टॉपिक पर आ जाओ। ओके, तो देखो जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है या जब हम इसी जमीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं तो वाटर इरोजन, वाटर लॉगिंग, इन सब के वजह से जमीन की क्वालिटी बिगड़ने लगती है। इसी को ही हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जमीन का प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जब बिगड़ने लगे तो हम उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। कई बार लैंड डिग्रेडेशन टेम्पररी होता है, अगर तुम जमीन के ऊपर ध्यान दो तो वो ठीक भी हो जाता है जल्दी। कई बार जमीन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि लैंड डिग्रेडेशन हमारा परमानेंट हो जाता है। ठीक है, अगर परमानेंटली डिग्रेड हो गया तो फिर वो जमीन वेस्ट लैंड बन जाएगी। वेस्ट लैंड मतलब बंजर जमीन, जहां पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन दो प्रोसेसेस के वजह से हो सकते हैं, या तो नेचुरल रीजन के वजह से भी जमीन की क्वालिटी बिगड़ सकती है, या ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से भी जमीन की क्वालिटी बिगड़ सकती है। तो एनआरएससी जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने वेस्टलैंड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। ठीक है, तो इन्होंने रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स को यूज करके वेस्टलैंड को कैटेगराइज करा। तो इन्होंने कहा कि वेस्टलैंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है गलीड लैंड, एक होता है डेजर्टिक सैंड, मतलब एकदम डेजर्ट जैसा बंजर जमीन, एक होता है गलीड लैंड, जब बहुत तेज वाटर इरोजन कहीं पर हो जाता है तो वहां की जो जमीन है जो वेस्टलैंड बन जाती है उसे गलीड लैंड बोला जाता है। बैरन रॉकी एरिया, एकदम बंजर रॉकी सा जमीन। स्टीप स्लोप, बहुत ही एक स्टीप सा जो स्लोप होता है जहां पर मिट्टी नहीं रुक रही, बस इरोजन हो रहा है, वो भी वेस्टलैंड में आ जाएगा। तो ये सब तो देखो नेचुरल रीजन हो गए लैंड डिग्रेडेशन के। नेचुरल रीजन से हमें उतनी दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है हमें ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी जमीन की क्वालिटी बिगड़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न चल रहा है। हम लोग माइनिंग कर देते हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट डाल देते हैं जमीन पर, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इन सब से लैंड की क्वालिटी बिगड़ती है। इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी पढ़ते हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो ये हमारे देश में वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। ठीक है, देश में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से सबसे टॉप 5 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक है ये डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। भील ट्राइब आपको यहाँ पे लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गरीबी ज्यादा है, रिसोर्सेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फॉरेस्ट एंड लैंड का डिग्रेडेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जमीन के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, it represents an interesting and successful case of government NGO partnership and community partnership in managing watershed programs। यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एनजीओ के साथ काम करा, कम्युनिटी ने भी गवर्नमेंट की हेल्प करी, जिसके वजह से इस इलाके में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। द भील्स इन पेटलावाद ब्लॉक, इसी इलाके में एक छोटा सा सेगमेंट है, एक ब्लॉक है। यहाँ के जो भील्स हैं
through their own effort have revitalized large part of common property resource. तो यहाँ के जो भील्स हैं इन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम करा और इन्होंने खुद के एफर्ट्स लगाकर यहाँ के जमीन के क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाकर दिखाया। यहाँ पर हर घर ने प्लांट्स लगाए, पेड़ लगाए और यहाँ के रिसोर्सेज को बेहतर बनाकर दिखाया। ठीक है, दे ऑल्सो हैव प्लांटेड फॉडर ग्रास, इन्होंने फॉडर ग्रास भी लगाया ताकि आसपास के एनिमल्स आकर खा पाए। ठीक है, देयर वुड बी नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड बट स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल and they are thus confident that pastures they have developed would sustain their cattle in future. तो अभी तो ये लोग पैस्चर लैंड बना रहे हैं। पैस्चर लैंड मतलब एक ऐसी जमीन जहां पर आप चरने के लिए अपने गोट, शीप, एनिमल्स को भेज सकते हो। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो हम पैस्चर लैंड बना रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम एनिमल्स को ऐसा ओपन नहीं छोड़ेंगे, हम उनको लाकर खाना देके खिला देंगे, तो हमारे जो पैस्चर लैंड है वो बहुत लंबे टाइम तक ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, before community embarked upon the process, there was encroachment of this land by a villager from an adjoining village. The villagers called the tehsildar to ascertain the rights of common land. The ensuing conflict was tackled by villagers by offering to make the defaulter encroaching on the CPR a member of their user group and sharing the benefits of greening the common land pasture. कह रहे हैं कि यहाँ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो क्या था, इस शहर, इस डिस्ट्रिक्ट के पास जो फॉरेस्ट था, जो जमीन थी, उस जमीन के ऊपर पास वाली विलेज भी कह रही थी कि ये जमीन हमारी है। तो दो विलेजेस के बीच में लड़ाई चल रही थी कि ये जमीन कौन रखेगा। फिर दोनों विलेजेस आपस में बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, हम साथ में इस जमीन को ठीक करेंगे, फिर इस जमीन को ठीक करने का जो फायदा होगा वो फायदा हम आपस में शेयर किया करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये आप लोगों के एनसीईआरटी का एक बॉक्स है, इससे कोई एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में बताया, एयर पोल्यूशन में हवा में क्या क्या होता है यहाँ पर ये बताया, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, ये सब होता है। कैसे होता है एयर पोल्यूशन? पेट्रोल, डीजल, कोल, इंडस्ट्रीज, सीवेज डिस्पोजल, इन सब से। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब पानी में यूरिया, अमोनिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, टैनिन, इंसेक्टिसाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब देखने को मिले, मर्कुरी, मैंगनीज, ये सब होता है, तो वाटर पोल्यूशन कहते हैं। कैसे आता है? जब सीवेज को ढंग से ट्रीट नहीं करा जाता, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आ सकता है, खेती से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? जब जमीन में बैक्टीरिया, वायरस, गार्बेज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स के केमिकल्स, ये सब मिलने लगे तो उसे लैंड पोल्यूशन कहते हैं। कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से। नॉइज पोल्यूशन, जब आवाज इतनी बढ़ जाए, नॉइज इतनी बढ़ जाए कि तुम अनकंफर्टेबल होने लगो, तो उसे नॉइज पोल्यूशन बोला जाता है। एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, इंडस्ट्रीज, लाउड स्पीकर, इन सब से नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता रखा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ये टेबल आप एक बार नजर मार लेना, इससे कुछ एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, कुछ रिवर्स के बारे में बता रखा है, जैसे गंगा का बता रखा है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। गंगा के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है? ठीक है, तो वाराणसी, कानपुर, वो इलाके भी तुम्हें बता रखे हैं। पोल्यूशन कैसा है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, डोमेस्टिक वेस्ट है, रिवर में लोग रिचुअल्स करके भी डाल देते हैं, तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां पर है? कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी। ठीक है, इन सारे इलाकों में पोल्यूशन ज्यादा है। सेम यमुना के बारे में बता रखा आपको, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इस एरिया में बहुत पोल्यूशन है। ठीक है, क्या रीजन है? इरिगेशन, ठीक है, या खेती में जो बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है। दिल्ली में तो लोग डोमेस्टिक वेस्ट भी डाल रहे हैं नदियों में, ये भी दिक्कत है। ओके, चलो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर आकर खत्म होता है। इजी चैप्टर था, बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, पर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ठीक है, हल्के में नहीं लेना, इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा वन शॉट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।